हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 9th क्लास ज्योग्राफी में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भौतिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक जो एरिया है, उस क्षेत्र में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि जो आपकी जो हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, या जो एक नवीन वलित पर्वत है तो उसमें हमने डिस्कस किया कि दो महाद्वीपीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट जो है उनके जो प्रेशर क्रिएट हुआ, जो दबाव बना है, उस वजह से यहाँ जो टेथिस सागर जो था उसके अंदर जो वलय जो है यानी कि वो फोल्ड हुआ है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है, यानी कि जो जलोढ़ मैदान है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है, इन नदी द्रोणियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तर भारत का जो विशाल जलोढ़ मैदान है उसके बारे में कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसमें जो एरिया डिवाइड किया गया है, जैसे आपका तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, खादर और बांगर प्रदेश, यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपका उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र कहलाता है पूरा का पूरा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ यानी जल पर लोड होकर या जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना जो क्षेत्र है आपका, ये कहलाता है आपका जलोढ़ मैदान। यानी कि ये जो विशाल जो क्षेत्र है इसकी थोड़ी सी विशेषता हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा आपके जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। इसके पीछे कारण है बहुत ज़्यादा। एक तो ये जलोढ़ जो मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। अब जहाँ कृषि का ज़्यादा विस्तार होता है, तो कृषि का ज़्यादा विस्तार होने के बाद कृषि और उद्योग एक दूसरे की पूरक हैं। वो जितना ज़्यादा आपका कृषि क्षेत्र बढ़ता है उससे ज़्यादा आपके औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उसका क्षेत्र भी बढ़ेगा साथ के साथ। तो यहाँ एक तो ये समतल मैदान है, नहरों का जाल बिछाना आसान है और ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ एक प्रकार से लोगों के पास आय के जो या उनके पास जो रोजगार है या उनके पास जो काम धंधा है वो ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी सघन निवास करने वाला जो क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका जलोढ़ मैदान है, ये जलोढ़ मैदान इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि जो आपका हिमालय जो क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे रावी है, व्यास है, चेनाब है, झेलम है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंडक है, घाघरा है, यमुना है, ये जितनी भी नदियां हैं जो इस क्षेत्र से निकलती हैं, उन ग्लेशियर से निकलती हैं। तो जैसे मैंने आपको कल पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि जो आपका हिमालय जो क्षेत्र है, ये जो टेथिस सागर का जो मलबा था, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो गाद, कक्कड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह जो था, वो जो मलबा है उस मलबे से उसका निर्माण होता है। क्योंकि आप देखते हो सबसे ज़्यादा मतलब ये जितना कठोर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होता है वहाँ, और यदि कठोर होता तो इतनी वनस्पति इसके ऊपर नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न वो जो मलबा है उससे इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ से जो नदी निकलती हैं
तो नदी जो है, जैसे मान लो जो नदी इन पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, इन हिमालय जो क्षेत्र से निकलती है, तो वहां जो ग्लेशियर है और उन ग्लेशियर के पिघलने का जो पानी है या बारिश के समय का जो पानी है, वो पानी, वो जो आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है, उस पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी का बहाव है वो ऐसे स्लोप होता है। तो नदी जो है उसका प्रवाह जो है उस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा जो है वो गतिशील होता है, वो पानी, उसका प्रवाह जो है वो तेज होता है, क्योंकि उस पहाड़ का स्लोप ऐसे होता है पूरा का पूरा। अब वो जो मलबा है अपने साथ वो कंकड़, मिट्टी, गाद, बजरी, रेत, ये जितने भी वो मलबे को वो पानी जो है वो अपने साथ लेकर के चलता है। अब जैसे वो जो मलबा, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, गाद, बजरी, ये सब जो होता है वो अपने साथ लेकर के चलता है वो पानी, क्योंकि उसका बहाव काफी तेज होता है। तो यहां देखो, जैसे मान लो जो पहाड़ है या पहाड़ी जो एरिया है, वो पहाड़ी एरिया जो है वो उसका जो तलहटी वाला जो क्षेत्र होता है वो एकदम खड़ा नहीं होता, उसका ढाल जो है वो धीरे धीरे जो प्लेन एरिया है उस प्लेन एरिया में वो ढलानदार होता है धीरे धीरे। जैसे मान लो ये पहाड़ है और ये जो अपने प्लेन जो एरिया है आपका प्लेन एरिया, तो इस पहाड़ का जो एक प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है ये अपना उस प्लेन एरिया के साथ कनेक्ट होता है। तो यहां पर जैसे मान लो पानी बह रहा है, तो ये जो क्षेत्र होता है, जो ही वो थोड़ा सा प्रवेश करता है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये काफी दलदला होता है, दलदल पाई जाती है यहां, और इसी को बोलते हैं तराई प्रदेश। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी जनपद के तराई प्रदेश में हुआ था। तो ये जो क्षेत्र होता है ये काफी दलदला होता है, इसी को तराई प्रदेश कहा जाता है ये। और ये जो दलदली जो क्षेत्र है इसके अंदर सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहां पर इस दलदली क्षेत्र होने के कारण ये जो वनस्पति क्षेत्र है यहां मानवीय क्रियाकलाप बहुत ही कम होता है। वो जो मानवीय क्रियाकलाप कम होने की वजह से, और फिर दलदली क्षेत्र है, वहां से पेड़ों को काट करके बाहर निकालना आसान नहीं होता, तो ये काफी वनस्पति वाला क्षेत्र है, मानवीय क्रियाकलाप यहाँ कम होते हैं, और खेती बाड़ी जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ कम क्षेत्र में की जाती है। वो जैसे मान लो वहां सूखी कुछ एरिया के अंदर, पूरे प्रदेश में नहीं, कुछ एरिया के अंदर सूखी मिट्टी डाल करके या सुपर फास्फेट का जो है वो खाद का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके अंदर जो जल छेदन की जो अक्षमता होती है वो ज्यादा होती है, तो कुछ बड़े पैमाने पर नहीं, थोड़े पैमाने पर यहाँ खेती भी करते हैं। अब यहाँ ये जो नदी का जो क्षेत्र है तराई प्रदेश, इससे जब पानी आगे जाता है तो इस पानी के अंदर जो मैंने आपको बताया इस मलबे को ढोती है नदी, तो इसके साथ जो कंकड़ पत्थर वगैरह जो होते हैं, इन पत्थरों के अंदर फलक नहीं होती, यानी इनके मतलब ये जो ज्यादा पानी का जो तेज बहाव होता है तो ये लुढ़कने से या इनके जो तलछट जो होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने से, और वो क्या होता है, वो उसकी जो शेप होती है, उसका जो आकार होता है वो गोल हो जाता है। लेकिन जब ये पानी थोड़ा सा आगे जाता है नदी का बहाव, तो इस नदी वाला जो क्षेत्र है, इस नदी के अंदर जो ये कंकड़ पत्थर मिट्टी गाद ये वगैरह जो होता है, जब अपने समतल मैदान में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो ही वो प्रवेश करेगी, थोड़ा जब इस नदी का स्लोप ऐसे, पहले तो ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाता है, तो ये अपने साथ जो बड़े पत्थर वगैरह जो होते हैं उन पत्थरों को
यानी धकेलने की या उनको पुश करने की, क्योंकि जब समतल मैदान आ जाता है तो नदी का बहाव कम होने की वजह से वो जो पत्थर होते हैं उस नदी में इतना वेग, उतना प्रवाह नहीं होता कि उन पत्थरों को भी अपने साथ आगे लेकर के वो बह सके। तो वो जो पत्थर अपने साथ लेकर के आई है, वो पत्थर जो है वो समतल मैदानों में यानी कि ऐसे वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अब जो ही एक प्रकार से जल अवरोधक का काम करते हैं ये पत्थर, जल अवरोधक का काम करते हैं ये पत्थर, तो वो जो पानी है नदी का वो काफी बड़े क्षेत्र के अंदर फैल जाता है, काफी बड़े क्षेत्र के अंदर फैल जाता है वो पानी। और पीछे से जो पानी जो आ रहा है और वो काफी क्षेत्र में फैल गया, तो उसके ऊपर जब दबाव बनता है तो कोई भी गोल चीज होती है, उस गोल चीज के अंदर आप उसको इकट्ठे कर दो तो उसके अंदर छिद्र नुमा होता है। वो इन छिद्रों के माध्यम से, ये जो छिद्र वगैरह होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से पानी जो है बहना फिर आगे स्टार्ट कर देता है। अब पानी अपने साथ रेत, गाद, मिट्टी और जो बजरी वगैरह है वो अपने साथ लेकर के आगे बहता है। अब ये जो क्षेत्र बन गया आपका आगे, अब जो बजरी है, देखो रेत तो पानी के साथ घुल जाता है, मिट्टी पानी के साथ घुल जाती है, लेकिन बजरी जो है वो न तो रेत के साथ घुलती है न वो पानी के साथ घुलती है। तो जब आगे धीरे 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 जो प्रोसेस बनता है, उस प्रोसेस में जो बजरी होती है, बजरी ये जो है, ये जो क्षेत्र बनता है वो भी एक अवरोधक का काम कर देती है, यानी कि वो काफी क्षेत्र एरिया के अंदर वो फैल जाती है। उस फैलने की वजह से क्या होता है, वो पानी जो उसके ऊपर से आना चाहिए था या पानी वो पानी जो है उन छिद्रनुमा, जो बजरी के जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से फिर वो नीचे की ओर बहना स्टार्ट कर देता है। आपने पढ़ा होगा कि भी सरस्वती नदी जो है उसका हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड बहती है। उसका कारण ये है कि वो बजरी जो है वो उस पानी के जो छिद्रनुमा जो है उसके अंदर से, और वो पानी आगे बहना शुरू कर देता है। ये जो छिद्र बनता है काफी एरिया में, जो बजरी मतलब फैल जाती है, और वो जल का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है भाबर प्रदेश। यानी सबसे पहला तो हमने पढ़ा तराई प्रदेश, जो काफी दलदला होता है, मानवीय क्रियाकलाप वहां कम होती है। ये जो बजरी वाला जो क्षेत्र है काफी क्षेत्र में विस्तृत हो जाता है, ये कहलाता है आपका भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। अब जो नदी जो है काफी, यदि पुराने वर्ष में हम जाएं तो इन नदियों में जो बाढ़ आती थी, देखो ये जो नदी बह रही है, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं मैप में, आपका जो तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश, ये तराई प्रदेश जो है आपका उत्तराखंड में, यानी कि हिंदुस्तान का अकेला स्टेट है उत्तराखंड जहां तराई प्रदेश पाया जाता है, और बाकी स्टेटों में नहीं है। तो आपका उत्तराखंड, नेपाल की ये पट्टी जिनमें ये तराई प्रदेश पाया जाता है। फिर सेकंड जो प्रोसेस होता है नदी का वो कहलाता है आपका भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। अब इसके बाद जो आपका बचता है वो है तराई प्रदेश के बाद आपका भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश के बाद जो आपका तीसरा आता है वो होता है आपका बांगर क्षेत्र या बांगर प्रदेश। अब ये जो बांगर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है खादर और दूसरा है बांगर। यानी खादर तो खादर तीन जलोढ़क कहा जाता है, और ये बांगर जो होता है इसको पुराना जलोढ़क कहा जाता है। अब ये बनता कैसे है, दोनों है इसी में ये कि ये
नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। लेकिन इसमें हम देखते हैं ये नवीन जलोढ़ और ये पुराना जलोढ़ कैसे बना है। जैसे मान लो ये नदी है, ये बह रही है, इसके जो क्षेत्र हैं आपके, देखो कोई नदी जो है वो यदि जितनी ज्यादा गहरी होगी तो वो अपने आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत इतनी ज्यादा मतलब उसकी चौड़ाई नहीं हो पाती है। और जो नदी मान लो ये पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है, इसका स्लोप ऐसे है, फिर ये धीरे धीरे जो है इसकी गति जो है वो मंद पड़ जाती है, तो वो बनता है भाबर प्रदेश। और एक क्षेत्र एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी गति जो है वो इतनी मंद हो जाती है कि वो बजरी वाला जो क्षेत्र फैल जाता है काफी विस्तृत क्षेत्र में, उसके बाद जो है नदी, उसके साथ जो रेत वगैरह है, धूल कण है, गाद है, मिट्टी है, जो पानी में घुलनशील है, वो जो क्षेत्र है वो प्रोसेस है वो चलता रहता है कंटिन्यू। अब ये भाबर प्रदेश के बाद जब नदी जैसे वो और उस क्षेत्र में आती है, जब उसके अंदर बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है, काफी समय पहले काफी नदियों में बाढ़ आती थी, तो अब भी आती हैं, लेकिन वो प्रोसेस कई वर्षों से चलता आ रहा है। तो ये जो मैदान है आपका, इन क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है और जब जो आपकी नदी है उसका बहाव कम हो जाता है, तो जब नदी के अंदर जो बाढ़ आती है, जब पानी उसके अंदर मात्रा में ज्यादा हो जाता है, तो ये जो पानी है, ये अपने आसपास के क्षेत्रों में, ये जो आसपास का जो क्षेत्र है, इन आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के समय में ये इनको बिछा देती है। और जब नदी शांत हो जाती है तो ये जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र शांत होने के बाद इस क्षेत्र के ऊपर मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा यहां खेती करनी शुरू हो जाती है। अब ये जो क्षेत्र है जब इसके अंदर खेती करना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, या कंटिन्यू एक प्रोसेस में जो बाढ़ वगैरह जो आती है, उस वजह से अपने साथ जो रेत, मिट्टी, जो छोटे कंकर वगैरह हैं, इनको काफी एरिया के अंदर जब ये फैला देती है और वो प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो धीरे धीरे ये जो एरिया वगैरह है, ये जो क्षेत्र है, ये अपेक्षाकृत नदी की ढाल से ऊंचे हो जाते हैं और फिर यहां खेती करना इन क्षेत्रों में स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये क्षेत्र ऊंचा होगा और जब नदी के अंदर बाढ़ आती है, तो वो इतने ज्यादा लंबे क्षेत्र पर अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़ को नहीं पहुंचा सकती है, या वो स्थान ऊंचे हो जाते हैं, तो वो अपने आसपास के एरिया के अंदर उन कणों को या मिट्टी को या वो जो रेत वगैरह है, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में फैला देती है, यहां तक दोनों साइड। अब ये जो क्षेत्र बन गया आपका, ये बन गया आपका नवीन जलोढ़, यानी कि साल दर साल जो है जब नदी के अंदर बाढ़ आती है, तो वो क्या करती है, अपने आसपास के एरिया के अंदर काफी उन क्षेत्रों में फैला देती है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंतर्गत जो नए मतलब उपजाऊ वाले जो रेत, मिट्टी या जो गाद वगैरह आई है, तो उससे क्या होता है, उस मिट्टी का उपजाऊपन कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, या वो ज्यादा उपजाऊ हो जाती है अपेक्षाकृत इन क्षेत्रों के। इन क्षेत्रों में इनकी बजाय ये ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, इसलिए है दोनों ही जलोढ़ मैदान, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पुराना जलोढ़ मतलब बांगर, नवीन जलोढ़ मतलब खातर। तो ये जो है आपका जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये
तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर और बांगर, पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़। तो हमने ये देखा कि जो नदी का पहाड़ी क्षेत्रों में जो बहाव होता है, आप यदि इन प्रदेशों में कैलाश मानसरोवर या इन क्षेत्रों में आप जाओ, या जहां से जो आपकी गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वहां इतना तेज गति से चलता है वो पानी, और वो संकरा मार्ग में भी होता है। आप उसको, इतनी संकरी होती है वो कि आप उसको छलांग लगा करके भी जा सकते हैं। लेकिन जो आप समतल मैदान में जाओ तो उसका क्षेत्र जो है वो काफी विस्तृत या लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मलबा है वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी, और फिर वो जो पत्थर वगैरह है वो एक जल विभाजक का काम करते हैं और वो उस जल को काफी लंबे क्षेत्र में फैला देते हैं। फिर उन्हीं छिद्रों के माध्यम से वो बजरी, मिट्टी, छोटे कंकड़ वगैरह वो पानी फिर अपने साथ लेकर के नदी आगे बहती है। फिर उस नदी का बहाव इतना कम हो जाता है कि वो अपने साथ उस बजरी, क्योंकि बजरी अपेक्षाकृत रेत से ज्यादा भारी होती है, तो उस बजरी को वो अपने साथ नहीं ले पाती है। तो फिर वो क्या होता है, उन्हीं छिद्रनुमा क्षेत्रों से वो पानी फिर आगे बढ़ता है, वो फिर भाबर प्रदेश बन गया। फिर भाबर से जब नदी के अंदर बाढ़ आती है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जब वो बाढ़ आती है तो वो अपने साथ अपेक्षाकृत उसके ढलान जो है वो ऊंचे हो जाते हैं, और नवीन जो विभाजक को, जल विभाजक का जो कार्य हो रहा है वो उन अपेक्षित क्षेत्रों पर नहीं पहुंच पाता, वो पुराना जलोढ़ हो जाता है और उसके अपने आसपास के क्षेत्रों में पहुंच दे देता है, वो नवीन जलोढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है आपका, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है उसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। और ये नवीन जलोढ़ है, ये काफी उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। यहाँ मतलब बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साल में दो से ज्यादा फसलें यहाँ ली जा सकती है। और इसके बाद जब नदी जो है वो किसी अपने जो क्षेत्र वगैरह है उनमें जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहले नदी जो है वो अपना एक विसर्प का रूप धारण करती है। विसर्प यानी कि नदी यहां से ओरिजिनेट हो रही है, मान लो यहां से ओरिजिनेट हो रही है नदियां। अब इन नदियों में जब ये किसी सागर या महासागर में जाती हैं तो ऐसे जो है ये अपना एक विसर्प का रूप धारण कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो जो आपका बांगर प्रदेश जो बनता है आगे जाकर के तो जब कंटिन्यू लगातार जो है वो पानी बह रहा है और बाढ़ के समय में वो पानी अपनी जो मुख्य जो धारा है या नदी जो है वो एक प्रकार से ज्यादा अतिरिक्त पानी उसके अंदर हो जाता है आवश्यकता से ज्यादा, तो नदी जो है वो अपना नया मार्ग ढूंढ लेती है। तो धीरे धीरे भूमि कटाव या उस बारिश के पानी की वजह से ये क्या करता है, ये अपना ये जो विसर्प का जो रूप धारण था, ये धीरे धीरे नदियां जो हैं वो अपने नए मार्ग जो बदलती रहती हैं और ज्यादा उसके अंदर जो पानी आने की जो या बाढ़ के समय या बारिश का जो है, इस कारण जो है नदी जो है वो पहले विसर्प के रूप में थी, अब वो अपना मार्ग जो है नया मार्ग खोज लेती है उसमें और ज्यादा पानी की वजह से। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये काफी उपजाऊ वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो आपके द्वारा इन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। और जब नदी जो है किसी सागर, महासागर में या किसी खाड़ी में गिरने से पहले वो क्या करती है, उसकी गति और भी मंद हो जाती है और किसी सागर या महासागर में गिरने से पहले वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और वो अपने साथ लाकर बहाई जो भी मिट्टी वगैरह अपने पास उसको बिछाती रहती है। वो जो क्षेत्र है इन तटीय इलाकों में, वो क्षेत्र कहलाता है आपका डेल्टा। जैसे आपने पढ़ा होगा सुंदरवन का जो डेल्टा है, यानी ये सभी नदियां डेल्टे का निर्माण करती है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी का जो प्रवाह है वो इतना नहीं हो पाता है या उसके अंदर इतनी मतलब ताकत नहीं होती, इतना फोर्स नहीं होता कि वो अपने साथ बहा कर लाएगी मिट्टी को भी अपने साथ ले जाए। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे नदी जो है वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम डेल्टा। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि अपने पर्वत और पठार जो हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। दो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई आपका हिमालय पर्वत
और जो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपका जो पठार और जो पर्वत हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। धन्यवाद।